नमस्कार दोस्तों, यह NCERT की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है, ऑथेंटिक बुक है। तो चलिए मिलके पढ़ते हैं जल संसाधन अध्याय 3। और जो जितने शानदार क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को देखेंगे, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है ना, ऑथेंटिक बुक सबसे बेस्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जल संसाधन अध्याय 3 कक्षा 10 की है, NCERT है ना, सत्र 2023-24। जल संसाधन। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहने दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि जल जीवन भी दे सकता है और ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की गई बिजली से चलता है। जल विद्युत संयंत्र द्वारा। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों, अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था। मानव नदियों, अन्य जल स्रोतों, ठीक है ना, क्यों बसता था। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने वाले अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अववाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। भौम जल यानी भूमि के स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है ना। दोबारा देख ले। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय है ना, यानी कि अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है, यानी पीने योग्य पानी का अनुपात बहुत कम है। लवणीय यानी खारा, अलवणीय यानी मीठा। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल यानी भूमि के स्रोत से, भूमिगत स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। कौन सा है? नवीकरण योग्य संसाधन है, तभी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्बलता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बातें करते हैं तो हमें तत्काल ही कंबरसा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारियों के चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। जल के असमान वितरण के कारण ठीक है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणामस्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। अब ये देखिए दे रखा है ना, हमारे कई सारे इसके उदाहरण। अतः जल दुर्बलता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणामस्वरूप जल की बढ़ती मांग
क्या यह संभव है किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद वहाँ जल की दुर्लभता हो? अब ये है जल है, ये बरसात का पानी है, लेकिन इसको शुद्ध करके संग्रहित नहीं किया तो अभी बह जाएगा, तो इस वजह से सोल्टेज आ रही है। ठीक, ये बच्चा है, नल से पानी ले रहा है, ये बरसात का पानी है। ठीक, वाटर वाटर everywhere, not a drop to drink. After a heavy downpour, a boy collected drinking water in Kolkata. Life in the city, its adjacent districts was a perilous and ancient overnight rain. Measuring a record 180 cm, floods vast area and distribute traffic. A cosmic earthquake, survivor carried water in the snow in a devastated village. वितरण का परिणाम हो सकता है जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, और दूसरी और 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा वर्ष पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। सही बात है, यही मूल कारण है देश में जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। ये लाइन लग रही है भाई। पानी की कमी, दुर्लभता। ठीक, आपने टेलीविज़न में विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं, जिन्हें सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भूमि जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलाभनीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। कितने प्रतिशत प्राप्त होता है बताइए? भारत में कितना प्रतिशत जल विद्युत से उत्पन्न होता है विद्युत का? 22। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शहरों में जल संसाधनों का अधिक शोषण हो रहा है।
और उनकी कमी होती जा रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और उनकी कमी होती जा रही है। शहरों में अब तक हमने जल दुर्बलता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। अब हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM क्या है? जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया है। जीवन की गुणवत्ता दोबारा से देखते हैं। जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के पृष्ठ 357। कितना? 55 लीटर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, स्वयं को खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत डिग्रेडेशन होने से बचाएं। निम्नीकृत ऐसे ही बोल सकते हैं, खराब होने से बचाएं। डिग्रेडेशन जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंध से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिक संकट की भी समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। क्रियाकलाप अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक सचेत प्रस्ताव लिखें। भारत की नदियाँ, विशेषकर छोटी सरिताएं, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि और आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। द सिटीजन 1999। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। ठीक है ना? रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन और आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। 55 लीटर। निम्नीकृत यानी कि डिग्रेडेशन क्रियाकलाप अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक सचेत प्रस्ताव लिखें। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख या दस्तावेज रिकॉर्ड
बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतिका बनाई है। पत्थरों और मलबे से बांध, है ना, पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने ये परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। MNCs क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। JJM क्या है? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत कितना लीटर पानी अनिवार्य है नियमित रूप से? 55 लीटर। कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है अपने? 114 होने के बावजूद पानी की कमी है, जबकि इजराइल में 25 सेंटीमीटर वर्षा होने के बाद में पानी की कोई कमी नहीं है, पीने के पानी की। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। ईसा से एक शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगेवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ईसा से एक शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। श्रृंगवेरा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। पूछ लेगा वो। बताइए किस मौर्य शासक के, यहाँ पर राजा के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग ओडिशा। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं। कलिंग ओडिशा में है, नागार्जुनकोंडा है आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। भोपाल झील। कृत्रिम झील है भोपाल झील। कब बनाई गई? 11वीं शताब्दी। ठीक, 11वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्रीफोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशेष तालाब बनवाया। ये आ चुका है भाई, हौज खास बनवाया था इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्रीफोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए। चौदहवीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्रीफोर्ट क्षेत्र में, 14वीं शताब्दी है ना, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्रीफोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशेष तालाब बनवाया। डाइंग विजडम CSE 1997। दोबारा देख ले। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। ईसा से एक शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया।
ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगबेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। बताइए कहाँ से ईसा से पूर्व के जल संग्रहण के स्रोत मिले हैं? इलाहाबाद के नदी श्रृंगबेरा। कलिंग ओडिशा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्रीपोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया। डैंग बिजली CSU 1993 में। हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध। ये लाइट का जुगाड़ लग रहा है भाई, ना हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु इनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है ना, बहुउद्देशीय परियोजना क्या क्या काम में आते हैं? आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक एक मिनट दोबारा से, है ना भाई। बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक है? परंपरागत बांध नदी और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाया जाता, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। उदाहरण के तौर पर सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना का जल, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज ब्यास जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। बताइए कौन सी परियोजना जल विद्युत और सिंचाई दोनों के काम आती है? उदाहरण के तौर पर सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को औपनिवेशिक काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश और विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। क्वेश्चन आ चुका है, बताइए आधुनिक भारत के मंदिर किन्हें कहा गया है? बांधों को कहा गया है, न कि नदियों को। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि परियोजनाओं को चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था सम्मिलित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए। क्रियाकलाप, परंपरागत तरीकों से बांध बनाने की कलाकृति और सिंचाई कार्यों के बारे में अधिक पता लगाएं। परंपरागत तरीकों से बाढ़ बनाने की कला विधि और सिंचाई कार्यों के बारे में अधिक पता लगाएं। हमने आषाढ़ में फसल बोई है।
ठीक। ठीक है। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ दोबारा से देख लेते हैं। ईसा के 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगगेबरा, प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ईसा से 1 शताब्दी पहले भाई कहाँ? श्रृंगवेरा में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग ओडिशा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्रीपोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशेष तालाब बनवाया। ठीक। डाइविजन CS 1993 हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध आदमी इतना छोटा लगता है ये हीराकुंड बांध। ये बिजली का जुगाड़ है ना। और ये शायद जो लाइट बनती है ना वो वाला पानी जा रहा दिखे शायद इधर। हीराकुंड बांध है भाई। ठीक। ये है बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, ये पढ़ रहे हैं अपन। और अब तक अपन ने पढ़ा है 55 लीटर की सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना। जल के बारे में ये जल दुर्बलता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल संसाधन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs। भारत में कुल विद्युत का कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? 22। जल जीवन मिशन यानी कि JJM बोलते हैं। JJM क्या है? JJM जल जीवन मिशन। अब चलते हैं आगे। बांध क्या हैं और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। क्वेश्चन आ चुका है, बताइए कौन सी परियोजना सिंचाई के साथ साथ में विद्युत भी प्रदान करती है? सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है? सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। यह हीराकुंड हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। ये विद्युत उत्पादन नहीं होता है हीराकुंड से। हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है।
स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को औपनिवेशिक काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। ये क्वेश्चन आ चुका है। जवाहरलाल नेहरू, बताइए आधुनिक भारत के मंदिर किन्हें कहा गया है बांध परियोजनाओं को? ठीक है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को औपनिवेशिक काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। आधुनिक भारत के मंदिर। बांधों को उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रण करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों या नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ की ये दुष्परिणाम है बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं, खराब हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहत स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदार और बड़े किसानों को, या उद्योगपति और कुछ नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहाँ किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमि मालिकों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपदर पर उतारू हो गए। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर, आई समझ में? यानी कि इधर तो अकाल पड़ रहा है और आप इधर नगरों में जलापूर्ति कर रहे हैं, ठीक है ना? देने पर परेशान किसान उपदर पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। ठीक है, अब इससे पहले जो रहा है उनको देख लेते हैं ना। ये क्या है? मुख्य नदियाँ एवं बांध। सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी, सलाल प्रोजेक्ट, सिंधु नदी सलाल प्रोजेक्ट यहाँ है। सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, भाखड़ा नांगल, ब्यास नदी। सलाल प्रोजेक्ट कहाँ है? भाखड़ा नांगल कहाँ है? सलाल प्रोजेक्ट
चेनाब नदी पे है ना। सिंधु पे तो कुछ नहीं है और झेलम पे भी कुछ नहीं है ना। चेनाब नदी पे है ये, चेनाब जो पाकिस्तान में जाती है। इसके बाद में रावी नदी पे कुछ नहीं है ना। और प्यास नदी पे है भाखड़ा नागल बांध। ये कौन सी नदी है? सतलुज नदी है ना। भाखड़ा नागल, टिहरी गढ़वाल हिमालय में, हिमाचल में है टिहरी। जब शारदा नदी, गंगा नदी, नरोरा कहाँ है? गंगा नदी, नरोरा परमाणु संयंत्र शायद नरोरा। पेरियार, कावेरी नदी, पोन्नयार, मेट्टूर है ना। ये तो पेरियार है, ये मेट्टूर है, ठीक है ना। पेरियार नदी, कावेरी नदी। बताइए केरल में कौन सी नदी है? पेरियार है ना, कावेरी नदी, मेट्टूर, पोन्नयार। इसके बाद में तुंगभद्रा पे है, तुंगभद्रा है ना। कृष्णा, नागार्जुन सागर, नागार्जुन। इसके बाद में कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पर। कोयना, प्रेवारा, गोदावरी नदी। ये भाव बता रहे हैं, ये जो तीर है ना इससे, कि भाई कृष्ण नदी यूँ बह रही है, ये बह रही है। गोदावरी नदी भी यूँ ये जा रही है ना। ये सहायक नदी है इसकी। पूछ सकता है वो। प्रेवारा किस नदी पे है? कोयना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। और गांधी सागर बांध है ना, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज पुटा पे, चंबल नदी। ये चंबल नदी पे ये पहले गांधी सागर है, फिर राणा प्रताप सागर, फिर कोटा बैराज। और गंगा पर नरोरा बांध, भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी है, घाघरा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, गंडक नदी, रिहंद सोन नदी पे ही है, रिहंद सोन। और तिलेया, कोनार, मैथान, पंचेत। तिलेया तो शायद नदी है, नहीं ये है दामोदर नदी है ना। 4 है। जब एक तो ये तो हो गया पंचेत, ये मैथोन हो गया, और एक ये क्या है? तिलेयार कोनार शायद है ना, ये मैथोन नहीं है। एक तो पंचेत है, एक ये कंफ्यूज कर रहा है। ये कोनार हो गया और तिलेया, पंचेत, कोनार, तिलेया। वो तो 4 सही तो है भाई। ये पंचेत है, और कोनार, तिलेया, मैथोन। हीराकुंड महानदी है ना, सरदार सरोवर, तापी नदी, गोदावरी नदी, प्रवारा, कोयना, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, हीराकुंड। आगे आ जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। दिहांग नदी, लोहित नदी, ये दिहांग लोहित नदी, सांगपो, ठीक है ना। कोसी नदी है भाई, कोसी नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, शारदा, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ठीक। मुख्य नदियाँ एवं बांध, कोटा बैराज, बेतवा नदी,
रिहंद सोन नदी पे है। फिर हीराकुंड महानदी, प्रेवारा गोदावरी, कोयना कृष्ण नदी, नागार्जुन ये भी शायद कृष्ण नदी पे है। तुंगभद्रा है। मेट्टूर पेरियार मेट्टूर तुंगभद्रा कोयना नागार्जुन सागर, कोयना कृष्ण नदी पर। और प्रेवारा सरदार सरोवर, पहले गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर कोटा बैराज। नरोरा टिहरी भाखड़ा नांगल, सलाल प्रोजेक्ट, ये जरूर समझ में आ रहा। रेंत हो गया, पंचेत कोनार तिलैया मैथोन। अब चलते हैं आगे। अंतर्राज्यीय जल विवादों की सूची तैयार कीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद यानी कि इकट्ठा करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी, विस्थापन का शौक स्वीकार किया और ये विश्वास करके कि सच्चाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। प्राय रिहंद के उत्तरजीवियों ने बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बान के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका अधिक जोखिमपूर्ण हो गई, पूछते जा रहे कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। सही है। एस शर्मा, वैली ऑफ द रिवर, ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स, ओवर डेवलपमेंट इन नर्मदा वैली, ए वो 1995 से उद्धृत। सरदार सरोवर बांध, क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें 4 राज्य, सरदार सरोवर बांध की बात आ रही है गुजरात में नर्मदा नदी पर, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात 9,490 गांव तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान 124 गांवों के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थल भागों की जल को आवश्यकता को पूरी करेगी। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर निम्न में कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो महाराष्ट्र है, एक एमपी है, एक गुजरात है, एक राजस्थान है। ये गुजरात के हैं 9,490 गांव तथा 173 कस्बों और अपने हैं राजस्थान के 124 गांवों के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थल भागों की जल की आपूर्ति को पूरा करेगी। आगे चलते हैं। ये क्या है? क्रियाकलाप। परंपरागत तरीकों से बांध बनाने की कला विधि और सिंचाई कार्यों के बारे में अधिक पता लगाएं। हमने आषाढ़ में फसलें बोई है, हम भद्रा में भादु लाएंगे। बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेगी। ओ है दामोदर, हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो। भादु 1 साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो। यह लोकप्रिय भादु गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है, जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है। ठीक है। बांध बहते जल को रोकने की दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है।
न कि उसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलुआ हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध, है ना, मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। टिहरी बांध आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। राजस्थान के कितने गांवों को सरदार सरोवर बांध से पानी मिलता है? 124। आगे चलते हैं। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। तलछट यही है, जैसे कि ये बांध है ना, ये बांध है तो इसके जो वो नीचे की ज़मीन होती है ना, उसमें कचरा या फिर गाद भर जाना या फिर कच्चा, है ना, ऐसे है। तलछट जमा होने से बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बाढ़ों से छोड़ गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बाढ़ के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। अब है वर्षा जल संग्रहण। इससे पहले है ना वर्षा जल संग्रहण। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता के अनुसार वर्षा जल, भूमजल, नदी जल, बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने वर्षा जल संग्रहण है ना गुल अथवा कुल पश्चिम हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। कुल क्या है और गुल क्या है? गुल अथवा कुल पश्चिम हिमालय में जैसी वाहिका नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पूछ लिया था इसने।
छत वर्षा जल संग्रहण के लिए तरीका आम था। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, है ना, कुंड वगैरह, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और सुरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादेर और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। खंडीन है। राजस्थान के किस जिले में खंडीन पाए जाते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, जोधपुर। जैसलमेर और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। खादीन, खंडीन है ना, खंडीन पाए जाते हैं जैसलमेर और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। कहाँ? राजस्थान। और कहाँ पर लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए वाड़ जल वाहिकाएं बनाते थे? पश्चिम बंगाल में, है ना। एक तो ये है बाढ़ जल वाहिकाएं और एक है छत वर्षा जल संग्रहण, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, है ना। खंडीन और जोहड़ अनुदान। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुव्यवस्थित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का भी फलौदी में, है ना, 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा, मैंने गहरा हो गया, लंबा हो गया और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुव्यवस्थित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न 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 हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जा सकता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इस क्षेत्रों में पुकारा जाता है, यह क्वेश्चन आ चुका है। पालर पानी है, जैसा कि इसे इस क्षेत्र में पुकारा जाता है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ क्षेत्रों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। एक रोचक तथ्य, मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। कौन सा? मेघालय की राजधानी शिलांग में। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से सिर्फ 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के 15 से 25% हिस्से की पूर्ति जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। 15 से 25।
यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। यह दुख की बात है कि आज पश्चिम राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर है इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव में गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था हुई है। कहाँ? कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की गई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है। और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। क्या नाम है? वो दे सकता है इसे? बताइए। गंडाथर प्रसिद्ध है, गांव गंडाथर। इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 1 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं एक एक को। ये 10 भराई समझ में कोई बात। 10 भराई के साथ यह संग्रहण दक्षता 80% है। एक रोचक तक, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्वेश्चन आ चुका है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसमें वर्षा जल संग्रह अनिवार्य कर दिया गया है? तमिलनाडु, केरल, मद्रास, कर्नाटक। तमिलनाडु है ना, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चित्र 5 बचे। संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। ये पानी जा रहा है इनमें, ये आधा चिरा हुआ वहाँ से। ठीक, चित्र 2 तथा 3 एक एक को लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? ये देखिए भाटा रख रखा है, जिससे कि अगर जैसे कि पानी आए इधर भी तो वो पास है भाटा जो इसके ऊपर हो आराम से और इधर होकर बह के चल जाए। अगर दूर से गिरता ना पानी तो वो उछटता वो। ठीक, और पानी जा भी रहा है, देखिए। अलग अलग है ये, इससे इधर का पानी आएगा इसमें और इससे इधर का पानी आएगा। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइपलाइन में आ जाता है। 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप
आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। कहाँ की बात है ये? वाहट्रिप मेघालय में। 200 वर्ष पुरानी विधि। पहाड़ी शिखरों पर सादा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थान तक पहुंचा जाता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। इसमें आता है पानी। ये देख, ये जा रहा पानी और ये इधर जा रहा अदर। चित्र 2-3। बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह की उनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से लाया जाता है। यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से लाया जाता है। सड़क को खोदते नहीं है। ठीक। अदर अदर जा रहा है पानी बांस में। मेघालय। अब है ये, इसको देखते हैं ना। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और गांवों में प्रचलित है। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है उसे पाइप द्वारा भूमिगत टाका के अंदर ले जाते हैं। भूमि में गोल चित्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है। ऊपर देखा गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है, जहां पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टाका में चला जाता है। अच्छा, ये आ रहा पानी, देखिए छत का। मेघालय की राजधानी शिलांग में छतवर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए क्योंकि चेरापूंजी है ना, पढ़ लिया ये। चेरापूंजी और मोचनम जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है शिलांग से, मेघालय की राजधानी शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के अलावा हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% की पूर्ति जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। एक कूल से बरतुल ग्रामीण तालाब बनता है काजा गांव के क्षेत्र के अनुसार, जिसकी जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। कुंड जैसा है। एक कुल से बरतुल ग्रामीण तालाब बनता है काजा गांव के क्षेत्र के अनुसार, जिसे जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक विधि। हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण। फिर आर यू ए वाटर हार्वेस्टर दिस मानसून जॉइन अस कंटिन्यू इन द रेन ड्रॉप। बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण।
पीवीसी पाइपलाइन का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। पीवीसी पीवीसी रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन फिल्टर किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन यानी कि छाना जाता है। ये बात सही है भाई, रेत से पानी एकदम क्लीन हो जाता है। गजब, कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं। भूमिगत पाइप के द्वारा जल होद तक ले जाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। होद से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। होद से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में जल का उपयोग किया जा सकता है। होद से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। कुल क्या है? कुल पश्चिम हिमालय में है ना, जैसी बायका नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। कुल floods, basic safety precaution to be taken. Listen to radio, TV, or the latest weather bulletin or flood barriers warnings. Pass on the information to others. Make a family emergency kit which is sold includes a portable radio, transistor, torch, spare battery, a first aid box along with a sensitive medicine, ORS, dry food, its drinking water, mathy box, candles and other essential items. हैवी रेनड्रॉप ड्रोन्स कोलकाता। देश के बाढ़ संभावित क्षेत्रों के बीच में जानकारी इकट्ठा कीजिए। क्या आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन आंसर देखते हैं अब। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। जल की कमी से प्रभावित और जल की कमी से अप्रभावित। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, जल की अधिकता से प्रभावित, जल की कमी से प्रभावित। ये क्या पूछ रहा है? नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, जल की कमी से प्रभावित। जरूरी नहीं है कि जहाँ वर्षा हो रही है वो जल की कमी से प्रभावित नहीं होंगे। जल अप्रभावित कर लिया ना। अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र,
अधिक वर्षा, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, जल की कमी से प्रभावित। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। गलत बता रहे हैं अपन ये भाई। बात ऐसी है जैसे कि अगर कहीं खूब बरसात हो रही है, ठीक है ना, खूब बरसात हो रही है, काफ़ी सेंटीमीटर में बरसात हो चुकी है। अब भाई उसका जो पानी है उसको अपन अगर संग्रहित नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, तो भाई पानी के पीने की तो समस्या आएगी, वो तो बह के निकल जाएगा। जब इसका जल स्तर तो कम रहेगा ही ना, चाहे कुएँ को, और अगर भर के रखते हैं अपन तो जल स्तर बढ़ता है कुओं का, पीने में सुविधा रहती है। तो अपन कह सकते हैं कि जहाँ बरसात होती है वो भी पानी की समस्या से जूझ सकता है। तो जल की कमी से प्रभावित, सही है। अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये भी तो प्रभावित हो सकते हैं, सही है। अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल, ये तो है ही है। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले, क्या करें भैया। ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या करेगा तो उसमें। ये तो पक्का आएगा भाई, थर्ड तो किस में आएगा, ये थर्ड इसमें आएगा, जल की कमी से प्रभावित और कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, अप्रभावित। देख लेना भैया, यही होना चाहिए दोनों का। तो देख, कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, जल की कमी से प्रभावित। भाई ज़रूरी थोड़ी है कि कम वर्षा हो रही है तो वहाँ पानी नहीं होगा। अधिक वर्षा वाले परंतु प्रदूषित, ये तो है, जल की कमी से प्रभावित, प्रदूषित ही होगा जल, जो प्रभावित ही है। अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र। इनमें से कौन सा विकल्प बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। जब बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है, यह बात तो सही है। बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव की नियंत्रण करके बाढ़ पर काबू पाती है, नियंत्रण करके बाढ़ पर काबू पाती है, चल ठीक है, ये भी मान ली। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। बृहत स्तर पर नहीं होता विस्थापन, बृहत स्तर पर नहीं होता है। हाँ होते हैं, जैसे कुछ एरिया के तो एक दो गांव हैं तो उनके लिए दिक्कत है, तो उनको सरकार उनका विस्थापन करवा देती है, यानी कि उनको रहने खाने पीने और अच्छी जगह पर उनको बसा देती है, ठीक है ना, पक्के वक्के मकान वकान दे के, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बृहत स्तर पर नहीं होता है, इन बड़े स्तर पर। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, सही है। यहाँ कुछ गलत विकल्प दिए गए हैं, उसमें गलती पहचानो और दोबारा लिखें। शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं की है। नदियों पर बांध बनने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं होता, होता है। पढ़ा था वही, जैसे कि मछली है, अब वो बह के आ रही है, अब यहाँ पे वही बांधा, अब उसको मछली को क्या पता, उसने अंडा यहाँ दे दिया, अब उसके अंडे यहाँ हैं और बहुत ज़्यादा बरसात हुई तो आगे गई, अंडे यहाँ रह गए, जब दिक्कत है, यानी कि बह नहीं सकती वो। नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता। प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता। नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता। प्रभावित होता है।
गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। भड़के थे भाई, है ना। प्रभावित करता है, सही उपयोग में मदद नहीं करती, उल्टी व्यवस्था फैलती है, यानी कि व्यवस्था बिगड़ती है। प्रभावित होता है और आपूर्ति करने पर किसान नहीं भड़के थे। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपजल पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संकट लोकप्रिय हो रहा है? नहीं हो रहा है। लोकप्रियता में ह्रास हुआ है। तीनों गलत है ये चारों। सही उपयोग में मदद मिली कि शहरों की बढ़ती संख्या, उसकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। नहीं, मदद नहीं की। प्रभावित होता है, भड़के थे, लोकप्रिय में ह्रास हुआ है। व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जल दुर्बलता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करिए। जल दुर्बलता क्या है। राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। परंपरागत वर्षा जल संग्रह की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जल दुर्बलता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। राजस्थान के अर्धशोधित क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। राजस्थान के अर्धशोधित क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। कर देंगे, कोई नहीं है ना। टाका, खंडीन वगैरह वगैरह, कुंड, तालाब, कुंडा। परंपरागत टाका है ना। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। ये पाठ था भाई, हैं। निम्नलिखित डिग्रेडेशन। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।